12 क्लासें पास करने के बाद जर्मनी में बैचलर्स करने के लिए कैसे आएं? क्या जर्मनी में स्कॉलरशिप पॉसिबल होती हैं? क्या जर्मन लैंग्वेज के बगैर हम जर्मनी में बैचलर्स कर सकते हैं? जर्मनी में बैचलर स्टार्ट करने का सबसे सस्ता और आसान तरीका कौन सा है? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पे बात करेंगे, प्लस ये भी देखेंगे कि जर्मनी से बैचलर्स करने के क्या फायदे हैं। यूट्यूब पे 99% वीडियोस ऐसी हैं जो अब आउटडेटेड हो चुकी हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं जिसमें हम बैचलर्स की न्यू रिक्वायरमेंट्स और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हैं तो आई कैन गारंटी कि आपका कम से कम 7 दिन का रिसर्च टाइम बच जाएगा। यह वीडियो खास तौर पे इन लोगों के लिए है, प्लस उन लोगों के लिए भी जिन्होंने 2 और मोर सेमेस्टर्स यूनिवर्सिटी में पास कर लिए हैं और अब जर्मनी में आना चाह रहे हैं। चलें बेसिक से शुरू करते हैं और देखते हैं कि जर्मनी से बैचलर करने के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा जो कि हम सब जानते हैं कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है। हमारा अपना मुल्क हमें फ्री एजुकेशन नहीं देता, मगर जर्मनी में जर्मन्स के साथ साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी फ्री में तालीम हासिल करते हैं और आपको ट्यूशन फ़ी नहीं देनी होती। और नंबर 2 फ़ायदा यह है कि जर्मनी के अंदर बैचलर्स के स्टूडेंट्स भी अपनी डिग्री या अपनी लिविंग एक्सपेंसेस को खुद फाइनेंस करते हैं। पाकिस्तान में देखा जाए तो हम बैचलर्स की डिग्री करते हैं लेकिन साथ में काम करने का कोई रिवाज नहीं है, लेकिन जर्मनी में बैचलर्स के स्टूडेंट्स भी खुद कमाते हैं और अपनी डिग्री या अपने लिविंग एक्सपेंसेस को खुद ही फाइनेंस कर रहे होते हैं। जर्मनी में आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउड होता है और उसके अंदर इतने पैसे आ जाते हैं कि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस को खुद बेयर कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा यह है कि अगर आप अपना बैचलर्स जर्मनी से करते हैं तो आप अपनी अर्ली एज में जर्मनी में सेटल हो सकते हैं। जर्मनी में बैचलर्स 3 साल का होता है। आप अपनी अर्ली 20s के अंदर बैचलर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको 18 महीने का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है, तो आप उस वीज़े के दौरान ही एक अच्छी प्रोफेशनल जॉब हासिल करके सेटल हो सकते हैं और मे भी अर्ली एज में शादी भी कर सकते हैं। जर्मनी से बैचलर्स करने का एक और फ़ायदा ये भी है कि यहाँ पे स्टडीज़ सिर्फ थ्योरी बेस्ड नहीं होती बल्कि आपको प्रैक्टिकली भी सिखाते हैं। आपकी डिग्री में अक्सर एक मैंडेटरी इंटर्नशिप भी शामिल होती है जिसमें आप किसी कंपनी के साथ प्रोफेशनली एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। तो अगर आप यहाँ से बैचलर्स करते हैं तो अक्सर आपको मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बल्कि आप अर्ली एज में ही अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। चले, हमें फ़ायदे तो पता चल गए, अब ये देख लेते हैं कि जर्मनी में बैचलर्स प्रोग्राम कौन सी लैंग्वेज के अंदर होते हैं। तो सीन यह है कि जर्मनी में मैक्सिमम प्रोग्राम्स जो हैं वो जर्मन के अंदर होते हैं, लेकिन 100+ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो आप कंप्लीटली इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और पाकिस्तान से काफ़ी सारे लोग इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स के अंदर आते भी हैं। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज हैं जो कंप्लीटली इंग्लिश में ऑफ़र करते हैं, इसको हम थोड़ी ही देर में देखते हैं। मगर इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जर्मनी में बैचलर्स करने के लिए कौन एलिजिबल है। तो अगर हम पाकिस्तान या इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हम 12 साल की एजुकेशन पूरी करते हैं, उसके बाद एक एंट्री टेस्ट देते हैं और फिर हमें यूनिवर्सिटीज़ दाखिला दे देती हैं। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में हम जर्मनी में देखें तो यहाँ पे जब एक बच्चा 13 साल की एजुकेशन पूरी कर लेता है तो फिर जर्मन यूनिवर्सिटीज़ उसको दाखिला देती हैं। तो बुरी न्यूज़ ये है कि हम अपनी 12 साल की एजुकेशन के बाद जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला नहीं ले सकते। तो फिर इसका सलूशन क्या है, हम जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में अपना बैचलर्स कैसे स्टार्ट करें? तो इसका सलूशन ये है कि आप 13 साल के इक्विवेलेंट एजुकेशन पूरी करें और फिर जर्मनी में अप्लाई करें। तो अब सवाल ये आता है कि हम किस तरह अपनी 13 साल की एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। तो इसके बेसिकली 3 तरीके हैं। पहले हम इन 3 तरीकों को 1 बाय 1 देखेंगे और आगे चल के हम इसको कंपैरिजन भी करेंगे कि कौन सा तरीका सस्ता है और किस तरीके में आप जल्द से जल्द जर्मनी आ सकते हैं। तो नंबर 1 तरीका यह है कि आप अपनी 12 साल की एजुकेशन के बाद पाकिस्तान या इंडिया की किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला ले लें और वहाँ पे 2 सेमेस्टर्स पढ़ें। 2 सेमेस्टर्स या 1 साल पढ़ने के बाद आपकी 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इसके बाद आप आइल्स का एग्ज़ाम दें और फिर आप जर्मनी में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं बैचलर्स प्रोग्राम्स के लिए जो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं और अक्सर उनमें जर्मन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। तो इससे आप एलिजिबल हो जाते हैं जर्मनी में बैचलर स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, इसमें एक बात अहम है कि आप अपने होम कंट्री में उस डिग्री के अंदर एडमिशन लें जो कि आप जर्मनी से करना चाह रहे हैं और उसके अंदर अबव एवरेज ग्रेड्स लें। तो जब जर्मनी वाले ये देखते हैं कि 1 साल आपने ऑलरेडी सिमिलर फील्ड के अंदर पढ़ा हुआ है और आपके ग्रेड्स भी अच्छे हैं तो फिर आपको जल्दी एडमिशन दे देते हैं। अच्छा, अब हम इस तरीके में ग्रेड रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपकी FSC या FA के मार्क्स भी कंसीडर हो रहे होते हैं और आपके फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स का CGPA भी। तो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ इसको 50-50% करके कंसीडर करती हैं। अगर हम FSC की बात करें तो आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स ज़रूर होने चाहिए और यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास कम से कम 2.0 CGPA होना चाहिए। और ये जो हमने ग्रेड्स की बात की है ये मिनिमम ग्रेड्स हैं, इससे जितना आपका ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा चांस बनते हैं क्योंकि जर्मनी में काफ़ी सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो जिन लोगों का हायर CGPA या हायर मार्क्स होते हैं उनको जल्दी एडमिशन मिलता है
और आपके पास अगर एफएससी में कम मार्क्स हों, लाइक 60% हो या 70% हो, तो आप कोशिश करें कि आप यूनिवर्सिटी में फिर बहुत अच्छा CGPA लें, ताकि वो जब एग्रीगेट बने तो आपके हायर चांसेस हो एडमिशन मिलने के। इस तरीके में अगर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके पास आइल्स होना चाहिए 6 या हायर बैंड के साथ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 5.5 पे भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, मगर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ 6 या इससे हायर ही मांगती हैं। तो कोशिश करें कि आपका हायर बैंड हो ताकि आपको जल्दी एडमिशन मिले। और इसके अंदर जो है कभी कभी कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें जर्मन भी चाहिए, A1 या A2 बेसिक जर्मन, ऑल्दो वो होते इंग्लिश के अंदर हैं, बट वैसे ही उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपके पास टाइम हो और पॉसिबिलिटी हो तो आप A1 या A2 कर लें, जिससे आपके चांसेस जो हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई जर्मन नहीं सीखता। तो ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो कम्प्लीटली इंग्लिश के अंदर हैं, तो डिस्क्रिप्शन से आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। मैंने घंटों लगा के दाद की वेबसाइट से वो सारे बाय कैटेगरी डिवाइड करके नीचे दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह आप इंग्लिश के अंदर ही पढ़ सकते हैं। और अब बात करते हैं सेकंड वे की, जो कि उन लोगों के लिए है जिन्होंने एफएससी की बजाय A लेवल किया हुआ है या A लेवल कर रहे हैं। अगर आप A लेवल के स्टूडेंट नहीं है तो इस वीडियो को थोड़ा सा आगे कर दें। अच्छा, A लेवल्स वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो इन स्टूडेंट्स को जर्मनी में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। आपको किसी यूनिवर्सिटी में 2 सेमेस्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी एजुकेशन को ये ऑलरेडी 13 साल की एजुकेशन कंसीडर करते हैं। चूँकि A लेवल्स किसी पाकिस्तानी लोकल बोर्ड से नहीं होता और यूजुअली कैम्ब्रिज के अंडर होता है, और कैम्ब्रिज के जो A लेवल है वो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है जर्मनी के अंदर, तो आपको बैचलर्स में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। A लेवल्स वालों के लिए अगर ग्रेड रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके पास AL के अंदर 3 सब्जेक्ट्स मिनिमम होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स हों, और उन सब्जेक्ट्स के अंदर आपका ग्रेड मिनिमम C होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट सेम है कि आपके पास तकरीबन 6 या इससे हायर आइल्स होना चाहिए, तो फिर आपको जर्मनी में इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स में डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। A लेवल्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी में रिसेंटली रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई हैं। पहले ये होता था कि आपका एक लैंग्वेज का एग्जाम लाजमी होता था और आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स भी कंसिडर किए जाते थे, मगर न्यू रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपका लैंग्वेज का एग्जाम अब लाजमी नहीं है, एंड आल्सो आपके AS के सब्जेक्ट्स भी कंसीडर नहीं किए जाते। तो अगर आप A लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है, वो आप जरूर चेक करें, जिसमें न्यू रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। और अब बात करते हैं थर्ड वे की, जिसमें आप 12 साल की एजुकेशन अपने होम कंट्री से करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि आप मुझे मजीद यहाँ पे नहीं पढ़ना, मुझे यूनिवर्सिटी में 2 सेमेस्टर्स नहीं करने, मुझे डायरेक्टली जर्मनी में जाना है। तो ऐसा पॉसिबल है कि आप जर्मनी में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो आपके पास 12 साल की एजुकेशन है और जर्मनी वालों को 13 साल की एजुकेशन चाहिए। तो फिर जो आपका एक एडिशनल ईयर है वो यहाँ पे आपको पढ़ना होगा, और यहाँ पे उस ईयर को कहते हैं फाउंडेशन ईयर या फिर स्टूडेंट कोलीग। चलें, ये स्टूडेंट कोलीग एक नया लफ्ज़ आया तो इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो ये आपका फाउंडेशन ईयर या एडिशनल ईयर या फिर इसको प्रिपरेटरी कॉलेज भी कहते हैं। तो इसके अंदर 2 सेमेस्टर्स होते हैं और आपको पढ़ाते हैं, ये जर्मन ज़बान पढ़ाते हैं, प्लस आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड। आपकी फील्ड से रिलेटेड का ये मतलब है कि स्टूडेंट कोलीग डिफरेंट तरह के होते हैं और आपको अपनी फील्ड के मुताबिक उनमें दाखिला लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट कोलीग की टाइप्स ये हैं। इसमें अगर आप T कोर्स को देखें तो ये IT वाले लोगों या टेक्निकल डिग्रीज के लिए होता है। इसी तरह M कोर्स जो है वो मेडिकल वाले लोगों के लिए होता है। W कोर्स बिजनेस या इकोनॉमिक्स वाले लोगों के लिए होता है। इसी तरह G कोर्स जो है वो ह्यूमैनिटीज़ या जर्मन स्टडीज़ के लिए होता है, और जो S कोर्स है वो लैंग्वेज स्टडीज़ के लिए होता है। तो जो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड कोर्स होगा आप उसमें दाखिला लेंगे, आपको टेक्निकल नॉलेज वगैरह आ जाएगा, सब्जेक्ट नॉलेज आ जाएगा और जर्मन भी अच्छे से आ जाएगी, और फिर आप प्रिपेयर हो जाएंगे यूनिवर्सिटी के लिए। चलें, आपको स्टूडेंट कोलीग का एक ओवरव्यू मिल गया और अब आप सोच रहे हैं कि आप सिंपली 2 सेमेस्टर्स पढ़ेंगे और यूनिवर्सिटी के अंदर बैचलर स्टार्ट कर लेंगे, मगर देयर इज समथिंग मोर। तो सीन ये है कि स्टूडेंट कोलीग जो है वो जर्मन ज़बान के अंदर होता है और आपको जर्मन चाहिए। अक्सर स्टूडेंट कोलीग्स की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो B1 जर्मन लैंग्वेज है। अब जब आपके पास जर्मन आ जाएगी तो फिर आप स्टूडेंट कोलीग में एंट्रेंस टेस्ट देंगे। उस एंट्रेंस टेस्ट को कहते हैं आउफनामा प्रूफुंग। आउफनामा प्रूफुंग देने के बाद आप 2 सेमेस्टर स्टूडेंट कोलीग के अंदर पढ़ेंगे और फिर एंड पे एक और एग्ज़ाम देंगे जिसको फेस्टेलिंग प्रूफुंग, FSP या फिर फाइनल असेसमेंट एग्ज़ाम कहते हैं। अब इस एग्ज़ाम की बेस पे और आपके जो 12 साल की एजुकेशन के दरमियान मार्क्स होंगे उनको कंबाइन किया जाएगा और फिर आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा। आउफनामा प्रूफिंग और FSP एग्जाम का नाम सुन के आपने घबराना नहीं है, मैं इसको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। और साथ में जो हमने जर्मन B1 की बात की वो बात दुरुस्त है कि स्टूडेंट कोलीग में दाखिले के लिए आपको B1 चाहिए, मगर देयर इज़ ए वे कि आप जर्मनी में बगैर B1 किए भी आ सकते हैं, उसको भी हम थोड़ी ही देर में देखते हैं। सबसे पहले मैं आउफनामा प्रूफिंग को एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये वो एग्ज़ाम है जो यूनिवर्सिटीज़ आपसे लेती हैं स्टूडेंट कोलीग में दाखिला देने के लिए।
देखें जर्मनी के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन सारी यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट कोलीग ऑफ़र नहीं करती। सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट कोलीग ऑफ़र करती हैं। आप studentcolleague.de की वेबसाइट पर जाएं तो वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाती हैं और कोर्स टाइप भी मिल जाता है जो वो ऑफ़र करते हैं। तो अब चूँकि लिमिटेड स्पॉट्स अवेलेबल होती हैं स्टूडेंट कोलीग के लिए, तो इसलिए यूनिवर्सिटीज़ ने ये एग्ज़ाम रखा हुआ है, एंट्रेंस एग्ज़ाम रखा हुआ है। तो आप जब इसको पास कर लेते हैं तो फिर वो आपको स्टूडेंट कोलीग में दाखिला देती हैं। अच्छा, अब इस एग्ज़ाम के अंदर असल में होता क्या है और उसके अंदर डिफ़िकल्टी लेवल क्या है? तो देखिए, जो आपने 12वीं में सब्जेक्ट पढ़े थे, सिलेबस उसी से रिलेटेड होता है और हर यूनिवर्सिटी ने सिलेबस डिफ़ाइन किया होता है कि ये होगा और उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप TU बर्लिन की वेबसाइट पे देखें तो वहाँ उन्होंने सैम्पल एग्जाम भी दिया हुआ है कि इस तरह का हमारा ऑफनामा प्रूफिंग होगा। तो आप उसको डाउनलोड करके देखें कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये जो एग्ज़ाम है ये आपका जर्मनी के अंदर होता है और इन पर्सन होता है, ऑनलाइन नहीं होता। तो आप ये एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे आते हो और जो आप वीज़ा अप्लाई करते हैं वो भी आप इसी की बेस पे करते हैं। आपके पास एक लेटर होता है जिसके अंदर यूनिवर्सिटी आपको इन्वाइट कर रही होती है कि इधर आके ऑफनामा प्रूफिंग लिखें। तो आप उस लेटर की बेस पे एम्बेसी के अंदर अप्लाई करते हैं और फिर यहाँ आके औफनामा प्रूफिंग देते हैं। चलें, आपने औफनामा प्रूफिंग दिया, वो पास किया, उसके बाद जो है आप यूनिवर्सिटी में 2 सेमेस्टर पढ़ेंगे और आखिर में आपका एक और एग्ज़ाम होगा जिस तरह हमने बात की FHP एग्ज़ाम। तो अब FHP एग्ज़ाम के अंदर क्या चीज़ें होंगी? वही चीज़ें होंगी जो आपने 2 सेमेस्टर्स के दौरान पढ़ी थी। तो आपने अब उसको पास करना है और फिर आप बैचलर स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो FHP है या मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में भी दे सकते हैं ताकि आप ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में दें, एक तरफ से फेल हो जाए या कम मार्क्स आएँ तो दूसरी यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं और वहाँ पे आपका बैचलर में दाखिला हो जाए। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में FHP एग्ज़ाम देने से ये मुराद है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको अलाउ करती हैं कि आप एक्सटर्नली FHP एग्ज़ाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल TU बर्लिन के अंदर आप FHP एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपने स्टूडेंट कोलीग कहीं से भी किया हो, पब्लिक से किया हो या प्राइवेट से किया हो। और यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट का भी मैं आपको बता दूँ तो पब्लिक स्टूडेंट कोलीग जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में होता है और उसके अंदर फ़ी नहीं होती, वही नॉर्मल फ़ी होती है 200-300 यूरो पर सेमेस्टर। लेकिन जो प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग होते हैं वो आपको तैयारी करवाते हैं स्टूडेंट कोलीग की और आपसे पैसे चार्ज करते हैं 4000 यूरो से लेके 12,000 यूरो तक। लेकिन यह है कि प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग्स के अंदर जो है वो एंट्री आसान होती है, आपको तैयार करवा देते हैं और फिर आप एक्सटर्नली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएं, उनका औफनामा प्रूफिंग दें, वो पास करें, 2 सेमेस्टर्स पढ़ें और फिर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो FHP एग्ज़ाम दें ताकि आपका फेल भी हो जाए, कम भी मार्क्स आ जाएँ तो आपके पास ज़्यादा चॉइसेस हों, आप बैचलर्स आसानी से स्टार्ट कर सकें। और अब हम ये बात करते हैं कि किस तरह आप जर्मनी में B1 जर्मन लैंग्वेज के बगैर आ सकते हैं। तो देखें, जिस तरह हमने बात की कि स्टूडेंट कोलीग की वो बेसिक रिक्वायरमेंट है B1, तो आप स्टूडेंट कोलीग करने तो नहीं आ सकते। लेकिन देयर इज़ अनदर वे। अनदर वे ये कि आपको यूनिवर्सिटीज़ कंडीशनल एडमिशन दे देती हैं और कहती हैं कि ये बंदा पहले आके लैंग्वेज सीखेगा, जर्मन सीखेगा, फिर स्टूडेंट कोलीग करेगा और फिर हम इसको बैचलर में दाखिला दे देंगे। तो ऐसा हो सकता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपको कंडीशनल एडमिशन दे देती हैं लेकिन अक्सर नहीं भी देती। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एडमिशन देती हैं? तो उसकी मैंने रिसर्च करके 10 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ निकाली हैं जिन पे पाकिस्तान से लोग कंडीशनल एडमिशन पे जर्मनी आते हैं। तो वो मैंने अपनी ई बुक के अंदर इंक्लूड कर दी हैं। आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट कि कंडीशनल एडमिशन वाला रास्ता उसी वक्त वैलिड है जब आपके पास जर्मन प्रोफिशेंसी बेसिक वाली हो। ऐसा नहीं है कि आप 12 क्लासें पूरी करें और आप कहें कि मैं A1 भी जर्मनी के अंदर ही जाके करूँगा। तो सबसे पहले तो आपको कोई कंडीशनल एडमिशन नहीं देगा, और कंडीशनल एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी ने दे भी दिया तो एम्बेसी कहेगी कि भाई किधर जा रहे हो, जर्मन तो पाकिस्तान में भी सीखी जा सकती है तो आप यहाँ से सीखें। तो वो समझते हैं कि फिर आप सीरियस नहीं हैं। तो अक्सर लोग जो करते हैं वो ये करते हैं कि A2 पाकिस्तान से कर लेते हैं और फिर कंडीशनल एडमिशन पे जर्मनी आ जाते हैं। पर्सनली मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप B1 या B2 जर्मन लेवल पाकिस्तान से ही करें और फिर डायरेक्ट स्टूडेंट कोलीग के लिए अप्लाई करें, क्योंकि लैंग्वेज वीज़ा या कंडीशनल लेटर वाला रास्ता आपको महंगा पड़ सकता है। लाइक पाकिस्तान में बैठकर आप बड़ी आसानी से और सस्ते में जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं, और जर्मनी में आके भी आपको वही लैंग्वेज सीखनी है, लेकिन यहाँ पे लिविंग कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है। लाइक 600 से 700 यूरो आपका पर मंथ खर्चा आ जाता है। तो आपका जो ब्लॉग अकाउंट के पैसे हैं वो कंज्यूम होना शुरू हो जाते हैं। एंड आल्सो लैंग्वेज वीज़ा वालों को लीगली काम करने की भी इजाज़त नहीं होती। और यहाँ से याद आया कि स्टूडेंट कोलीग वाले स्टूडेंट्स को भी जॉब लीगली अलाउ नहीं होती, क्योंकि उनकी क्लासेस चल रही होती हैं सेमेस्टर के दौरान। तो सेमेस्टर के दौरान अलाउ नहीं होती, लेकिन हाँ, सेमेस्टर ब्रेक पे आप काम कर सकते हैं और फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। तो अगर सेमेस्टर ब्रेक्स को देखा जाए तो 1.5-2 महीने की होती है, और अगर 2 सेमेस्टर ब्रेक्स को देखें तो 3-4 महीने बन जाते हैं। तो इस दौरान में आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। अब तक काफ़ी सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, मगर एक क्वेश्चन अब भी आपके जहन में होगा कि पाकिस्तान से 2 सेमेस्टर्स कर लें या फिर जर्मनी में आके स्टूडेंट कोलीग करें, बेहतर रास्ता कौन सा है? तो अब हम इस पे बात करते हैं। तो बेसिकली इस चीज़ को डिसाइड करते हुए आपको 4 फैक्टर्स को देखना है।
नंबर 1 फैक्टर जो हम देखेंगे वो देखेंगे कोर्स अवेलेबिलिटी। देखें जर्मनी के अंदर हमने देखा कि 100 प्लस कोर्सेज इंग्लिश के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर कोर्सेज बिजनेस और मैनेजमेंट के रिलेटेड हैं और कुछ कोर्स आईटी के भी हैं। तो अगर तो आपका डिजायर्ड कोर्स इंग्लिश के अंदर है और आप इंग्लिश में ही पढ़ना चाह रहे हैं तो इट मेक्स मोर सेंस कि आप पाकिस्तान के अंदर 2 सेमेस्टर्स कर लें और फिर यहाँ डायरेक्ट बैचलर्स के लिए अप्लाई करें। लेकिन अगर आप जर्मन में पढ़ना चाह रहे हैं या आपका कोर्स ही अवेलेबल नहीं है इंग्लिश के अंदर, तो फिर इट मेक्स मोर सेंस कि आप स्टूडेंट कोलीग वाला रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि स्टूडेंट कोलीग आपको तैयार कर देता है जर्मन लैंग्वेज के लिहाज से भी और आपके टेक्निकल नॉलेज के लिहाज से भी। सेकंड फैक्टर जो हम देखेंगे वो देखेंगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव। हम ये देखेंगे कि जब हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जर्मन जॉब मार्केट के अंदर जर्मन लैंग्वेज का कितना किरदार होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आईटी को देखें तो हम जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज के बगैर भी आईटी के अंदर जॉब कर सकते हैं, लेकिन अगर यही हम मेडिसिन को देखें तो देयर इज नो वे कि हम जर्मन के बगैर प्रैक्टिस कर सकें। तो अगर तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव इंग्लिश में भी आपको नजर आते हैं तो फिर 2 सेमेस्टर्स इन पाकिस्तान इज ए बेटर ऑप्शन। इसके अलावा थर्ड फैक्टर जिसकी बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं वो है प्रोसेस कंप्लेक्सिटी। देखें अगर आप 2 सेमेस्टर पाकिस्तान में करते हैं या आप ए लेवल के स्टूडेंट है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है जर्मनी के अंदर और प्रोसेस जो है वो तकरीबन स्मूथ है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर हम यही कंपेयर करें स्टूडेंट कोलीग की तरफ तो वो उसमें काफी लंबा प्रोसेस है। लाइक पहले आपको अप्लाई करना है या तो कंडीशनल के लिए या डायरेक्ट स्टूडेंट कोलीग के लिए, फिर आपको आउफनामा प्रूफों की इनविटेशन आएगी, उसके बाद 2 सेमेस्टर्स आप यहाँ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एफएसपी एग्जाम देंगे। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है और थोड़ा सा जिन लोगों को बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं तो उनके लिए ये मुश्किल हो सकता है। तो इस बेस पे भी आप देख लेंगे कि प्रोसेस आसान कौन सा है। और चौथा फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान से अगर आप सुन रहे हैं तो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के लिहाज से हम देखते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में जो है वो 2 होती हैं, एक कराची कौंसलेट है और दूसरी इस्लामाबाद एम्बेसी है। कराची कौंसलेट की बात करें तो ईजी सीन है, सब कुछ सेम है, बैचलर्स वालों के लिए भी सेम अपॉइंटमेंट टाइम वेटिंग टाइम है, मास्टर्स वालों के लिए भी, स्टूडेंट कोलीग वालों के लिए भी और लैंग्वेज वालों के लिए भी। लेकिन अगर हम बात करें इस्लामाबाद एम्बेसी की तो वहां पे जो बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए जर्मनी के अंदर 2 सेमेस्टर्स पढ़ने के बाद डायरेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, उनका वेटिंग टाइम कम है एज कंपेयर टू स्टूडेंट कोलीग। अभी जिस करंट टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी करंट वेटिंग टाइम जो है वो 12 से 14 महीने है स्टूडेंट कोलीग या लैंग्वेज वीजा वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपने जहन में रखना है कि किस तरह आपने एम्बेसी वाली अपॉइंटमेंट को सिंक करना है कि एक तरफ से आपके पास आउफनामा प्रूफों की इनविटेशन हो और दूसरी तरफ अपॉइंटमेंट आ जाए आपकी, तो दोनों आपका सेम टाइम पे हो और सिंक हो और यूनिवर्सिटी के अंदर आप टाइमली आ जाएं। तो ये 4 फैक्टर्स थे जिनकी बेस पे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप आईटी के लिहाज से हैं तो आईटी में तो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं भी आईटी की फील्ड से हूँ, तो आईटी में जो है वो डायरेक्ट बैचलर्स के अंदर आना ज्यादा वाइज डिसीजन है, कम पैसे लगते हैं, प्रोसेस सिंपल है, आल्सो इंग्लिश स्टार्ट और फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिहाज से भी इंग्लिश के अंदर जॉब्स मिल जाती हैं। ओके, नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो एज रिक्वायरमेंट के अंदर जो है वो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपकी 18 साल से कम एज है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को एक्सप्लेन करूं तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जिस कोर्स के अंदर आप पढ़ने आ रहे हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक, अगर आपका कोर्स कंप्लीटली जर्मन के अंदर है तो आपको आइट्स देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर आपका कोर्स प्योरली इंग्लिश के अंदर है तो फिर आपको जर्मन का टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो एक चीज आपको चाहिए होगी और कभी कभी दोनों भी चाहिए होती हैं अगर आपका कोर्स दोनों लैंग्वेजेस के अंदर है तो। इसके अलावा जो एप्टीट्यूड टेस्ट लिखा हुआ है तो कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर ये होता है, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के अंदर ये एक टेस्ट भी नहीं होता और डायरेक्टली आपको एडमिशन दे देते हैं। और इसके अलावा एक यही रिक्वायरमेंट है सारी। इसके अलावा एपीएस का आपने नाम सुना होगा, तो अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एपीएस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ इंडिया, वियतनाम और चाइना वगैरह से आप कर रहे हो तो फिर आपको एपीएस सर्टिफिकेट की भी जरूरत होती है। अगर हम वीजा रिक्वायरमेंट की बात करें तो 3 मेन रिक्वायरमेंट्स मैंने यहाँ लिस्ट कर दी हैं। इसके अलावा कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स आपको एम्बेसी की वेबसाइट से भी मिल जाएंगी, आल्सो ई बुक से भी आपको मिल जाएंगी। तो इसमें देखें तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जिस तरह हमने बात की वही है। इसके अलावा आपको एक एडमिशन लेटर चाहिए होता है जर्मन यूनिवर्सिटी से या आउफनामा प्रूफों की इनविटेशन चाहिए होती है जिसकी बेस पे आप अप्लाई करते हैं वीजा। इसके अलावा एक ब्लॉग अकाउंट जो है वो मेन रिक्वायरमेंट है, 11,208 यूरो आपके अपने होते हैं, यहाँ के आपको वापस मिल जाते हैं। और यहाँ पे हम स्कॉलरशिप का भी टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो देखें जर्मनी के अंदर जो है वो स्कॉलरशिप्स बैचलर्स के लिए नहीं होती क्योंकि एजुकेशन जर्मनी के अंदर ऑलरेडी फ्री है, ट्यूशन फी नहीं होती। ये ब्लॉग अकाउंट के पैसे तो आपको खुद ही वापस मिल जाते हैं। तो स्कॉलरशिप भी बैचलर्स के लिए नहीं होता। हाँ ऐसा पॉसिबल है कि आप जर्मनी के अंदर आ जाएं, 1-2 सेमेस्टर्स पढ़ें और उसके बाद किसी छोटे मोटे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें, 300 यूरो पर मंथ, 400 यूरो पर मंथ। पर ये जो ब्लॉक अकाउंट की एग्जाम्पशन है वो मोस्ट ऑफ द केसेस बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होती। हाँ एक तरीका होता है हाउस बिल्डिंग का, जिसके बाद आप जिसमें आप मैट्रिक या एफएससी के बाद हाउस बिल्डिंग की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं।
और वहाँ से अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आपकी ब्लॉग अकाउंट की जो रिक्वायरमेंट है वो एग्जम्प्ट हो जाती है। बट हाउस बिल्डिंग एक और चीज़ है, बैचलर एक और चीज़ है, और इन दोनों का कंपैरिजन करें तो बैचलर जो है वो विनर है इस मामले में, क्योंकि हाउस बिल्डिंग के मामले में आपको ब्लू कॉलर जॉब मिलती है, बैचलर के मामले में आपको वाइट कॉलर जॉब मिलती है। आल्सो ग्रोथ के लिहाज से और फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स के लिहाज से भी बैचलर आगे है इसमें। लेकिन हाउस बिल्डिंग भी बुरा नहीं है, ये नहीं कह रहा, यहाँ पे हाउस बिल्डिंग को नहीं जानते तो यहाँ पे वो वीडियो आ रही है, और इसका मैंने कंप्लीट कंपैरिजन अपनी ई बुक के अंदर भी शामिल किया हुआ है, तो मे भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो भी देख सकते हैं। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि जर्मनी में बैचलर्स के लिए असल में अप्लाई किस तरह किया जाए। तो देखिए, इसमें दो तरह के लोग होंगे, एक वो जो स्टूडेंट कोलीग के लिए जाना चाह रहे होंगे और दूसरे लोग जो डायरेक्ट बैचलर्स के लिए जाना चाह रहे होंगे। तो पहले हम डायरेक्ट बैचलर्स की बात करते हैं। तो इनके लिए काफ़ी प्रोसेस सिंपल कर दिया है मैंने। आपने सिंपल सा डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है, ई बुक डाउनलोड करनी है, वहाँ पे जो है आपको एक लिस्ट मिल जाएगी इंग्लिश बैचलर्स की। तो आपने वो लिस्ट देखनी है, अपनी पसंद का कोई कोर्स देखना है और उसके ऊपर क्लिक कर देना है, वो सीधा आपको दाद की वेबसाइट पे ले जाएगा। आपने रिक्वायरमेंट्स वाले टैब के अंदर चले जाना है, रिक्वायरमेंट्स को देखना है, और आखिर में आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि सबमिट एप्लीकेशन टू। तो वहाँ पे उन्होंने लिखा होगा कि आपने हमारी वेबसाइट के थ्रू करना है या यूनिअसिस्ट के थ्रू करना है। तो वहाँ पे आपको फर्दर इंस्ट्रक्शंस भी मिल जाएंगे, और यूनिअसिस्ट पे मैंने कंप्लीट वीडियो यहाँ पे बनाई हुई है। ओके, अब ये देख लेते हैं कि स्टूडेंट कोलीग वाले किस तरह अप्लाई करेंगे। तो देखें, स्टूडेंट कोलीग के लिए कोई सेंट्रल पोर्टल नहीं है, आप स्टूडेंट कोलीग के लिए डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, आप यूनिवर्सिटी अपनी चूज करेंगे कि आप किस कोर्स के अंदर जाना चाह रहे हैं, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपने कोर्सेज फाइनल करेंगे। अब जिस कोर्स के अंदर आप दाखिला लेना चाह रहे हैं, आप उसी कोर्स के अंदर अप्लाई करेंगे। अब जब अप्लाई कर रहे होंगे, उस प्रोसेस से गुजर रहे होंगे, तो आपसे कुछ वो सवाल पूछेंगे लाइक दिस। जिस तरह स्क्रीन पे देखें तो वो पूछेंगे आपसे कि आपने स्टूडेंट कोलीग आपने अटेंड किया है, वो पूछेंगे कि आपने फेस्ट टेलिंग प्रूफिंग किया हुआ है, वो पूछेंगे कि करंटली आप स्टूडेंट कोलीग कर रहे हैं। तो आप जब इन क्वेश्चंस के आंसर कर देंगे, तो एप्लीकेशन जब इन क्वेश्चंस के साथ उन तक पहुंचेगी, तो वो देखेंगे आपकी क्वालिफिकेशन के 12 साल की एजुकेशन पूरी है, ओके जर्मन भी है। तो फिर वो जब सारी उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, तो वो आपको इनवाइट कर देंगे आउफनामा प्रूफों के लिए कि ठीक है, बाकी सब कुछ पूरा है, आप आ जाएं यहाँ पे, आउफनामा प्रूफों दें, स्टूडेंट को लीक करें, और फिर हम अपने बैचलर में आपको दाखिला दे देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एप्लीकेशन के दौरान ही आपने उनको बताना होता है, वो आपसे पूछ लेते हैं। अदरवाइज सेम प्रोसेस है जिस तरह किसी भी तरह हम अप्लाई करते हैं बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए या डायरेक्ट बैचलर्स के लिए, तो सेम प्रोसेस है, बस दरमियान में आपको बताना होता है कि मैं स्टूडेंट को लीक करने के लिए आना चाहूंगा। तो ये सारा प्रोसेस मैंने बहुत डिटेल से ये वीडियो बनाई है, अगर आपको समझ ना आई हो तो आप इसको एक बार दोबारा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। मैंने इजी से इजी वे के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन अगर फिर भी आपके कोई पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन हो तो आप कैलेंडली पे मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं, या फिर वीज़ा और एडमिशन सर्विसेज के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो ई बुक का लिंक दिया हुआ है, वो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके अंदर जो चीज़ें हमने यहाँ एक्सप्लेन की हैं वो मोर एक्सप्लेनेटरी हैं और ईजी वे में हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी इतनी लंबी वीडियो देखने का शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।